एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए हम अपने लास्ट हेडिंग को पढ़ेंगे, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म का सेंस क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे, यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी में वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ। रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। जर्मनी जो डिफरेंट एरिया या किंगडम में डिवाइड था, वो रेवोल्यूशन की वजह से यूनाइट हो जाता है, उसमें यूनिटी आती है। गवर्नमेंट जो है वो रूल बेस्ड था, या गवर्नमेंट जो बनती है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड बनती है। तो जर्मनी की ही तरह इटली में रिवोल्ट होता है। इटली के वहाँ के लिबरल्स और वहाँ के मोनार्की के साथ में कंबाइंड होकर के इटली के डिफरेंट एरिया को कंबाइंड करते हैं और इटली को एक नेशन स्टेट बनाते हैं। तो जिन आइडियल्स के लिए, जिन प्रिंसिपल के लिए, जिन वैल्यूज़ के लिए लिबरल्स लोगों ने स्ट्रगल किया था 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, तो बाद में लिखा हुआ है कि जो लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी है, मतलब 1875 के बाद जो ये लिबरल्स लोग थे, जिन प्रिंसिपल के लिए अपने कंट्री को यूनाइट किए, जिन प्रिंसिपल के लिए अपने कंट्री में यूनिटी लाए, उसी प्रिंसिपल को ये लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, उसको ये रिटेन नहीं कर पाते हैं। ये कंट्री जो यूरोप के थे, जो नेशन स्टेट बनते हैं, जहाँ पे इनका अपना गवर्नमेंट बनता है, ये कंट्री जो थे आपस में एक दूसरे के प्रति इंटॉलरेंट होते हैं। मतलब यूरोप में जो कंट्री नेशन स्टेट बन गए, जो राष्ट्र बन गए, वो अपना ग्रोथ चाहते थे, किसी अदर यूरोपियन कंट्री का ग्रोथ नहीं चाहते थे। तो एक कंट्री अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए दूसरे यूरोपियन कंट्री के साथ लड़ाई करना शुरू करता। यूरोपियन कंट्री जो थे वो मतलब डिफरेंट एरिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। उनका उद्देश्य था कि वो जो है मैक्सिमम एरिया पे अपना एक्सटेंशन कर सकें। इसी को हम साम्राज्यवाद कहते हैं। नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म में यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन है, नेशनलिज्म में क्या होता है कि आप अपने कंट्री के अंदर क्या क्या चेंजेस ला रहे हो, और इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है कि वंस यू ऑर्गेनाइज योर कंट्री, वंस यू सेट अप a rule based government in your country, you extend the influence of your country other than the area of your country। तो यूरोप के जो कंट्री थे, जब नेशन स्टेट बन जाते हैं, उनके पास ऑर्गेनाइज्ड आर्मी आती है, ब्यूरोक्रेसी आती है, तो उसकी सहायता से वो अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे आपने ब्रिटेन के बारे में पढ़ा है कि ब्रिटेन जो है वो 19th सेंचुरी में बहुत सारे कंट्री पर अपना कब्जा करता है। जर्मनी भी वैसे ही करना शुरू करता है। तो यहाँ पे क्लासिक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा बाल्कन में। बाल्कन एरिया क्या है, यूरोप का ही एक हिस्सा है। यूरोप का जो आपका सेंटर यूरोप है और यूरोप का जो ईस्ट यूरोप है, प्लस एशिया के कुछ जो हिस्से हैं, तो जो बहुत बड़े एरिया थे जिनको हम बाल्कन एरिया कहते हैं। तो बाल्कन एरिया कंप्राइज्ड द एरिया ऑफ यूरोप प्लस एशिया। और यहाँ पर मेडवल पीरियड से रूल कौन कर रहे थे, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर कौन थे, एक मुस्लिम एम्पायर थे, जो एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में मेडवल पीरियड में अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड किए थे। तो ऑटोमन एम्पायर जो था, स्टार्टिंग में इसका जो रूल था बहुत ही कंसोलिडेशन था और एक्सपेंशन था। कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब ऑटोमन एम्पायर स्टार्टिंग में रूल कर रहा था 15th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में, तो इनका यूरोप में काफ़ी पकड़ था, काफ़ी पावरफुल थे। लेकिन 18th और 19th सेंचुरी में होता क्या है, यूरोप में कई तरह के चेंजेस आते हैं। यूरोप में क्या होता है, रिवाइवल ऑफ नेशनलिज्म होता है या रोमांटिक नेशनलिज्म होता है। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है रोमांटिसिज्म के बारे में, तो रोमांटिसिज्म क्या कहता है कि आप अपने कंट्री का जो पास्ट है, जैसे पास्ट का, जैसे कोई कंट्री है प्रेजेंट टाइम में, अगर वो प्रेजेंट टाइम में उसका पावर अंडरमाइंड है, प्रेजेंट टाइम वो कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे इंडिया को ही देखो, इंडिया को ब्रिटिश बताते थे कि इंडिया एक बैकवर्ड कंट्री है, अनसिविलाइज्ड कंट्री है, इंडिया में एजुकेशन का कुछ ग्रोथ नहीं है। लेकिन इंडियन ने डिस्कवर किया कि इंडिया यूज्ड टू बी अ ग्रेट कंट्री इन द पास्ट। इंडिया हैज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज, इंडिया हैज़ अ ग्रेट हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। तो जो हमारे कंट्री के बारे में अंग्रेज़ों ने हमको बताया, वो सब एकदम अपोजिट बताया, जो कि हम उसमें थे। तो आपका जो बाल्कन एरिया है, बाल्कन एरिया में ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल किए थे। लेकिन ऑटोमन एम्पायर का जो कंट्रोल था वो डिक्लाइन होता है। कब डिक्लाइन होता है, 15th सेंचुरी, 17th और 18th सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि जब यूरोप के कई सारे हिस्सों में नेशनलिज्म चल रहा था, तो यूरोप से इंस्पायर होकर के बाल्कन एरिया के जो डिफरेंट लोग थे, वहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, उनको हम स्लाव कहते हैं। तो जो स्लाव लोग थे वो डिफरेंट नेशनैलिटी के थे। उससे आप देखोगे डिफरेंट नेशनैलिटी का मतलब क्या है कि पहले किसी एक एक्सटेंसिव एम्पायर में या किसी बड़े साम्राज्य में डिफरेंट आइडेंटिटी के लोग होते हैं। तो जब डिफरेंट आइडेंटिटी के लोग होते हैं, उसी को हम कहते हैं डिफरेंट नेशनैलिटी। उनके बीच में कॉमननेस बहुत कम होता है, उनका अपना एक अलग हिस्ट्री होता है, कल्चर होता है, डाइवर्सिटी होता है। तो ऑटोमन एम्पायर के एरिया में जो डिफरेंट आइडेंटिटी या डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग थे, वो 18th सेंचुरी में यूरोप से इंस्पायर होकर के अपने लिए भी नेशन स्टेट या अपने लिए अलग अलग कंट्री का डिमांड करना
शुरू कर दिए। ऑटोमन एम्पायर ने प्रॉब्लम को चेक करने का प्रयास किया, रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर आप बीमारी को प्रॉब्लम को टाइमली सॉल्व करते हैं तो वो बहुत बड़ा सीरियस मैटर नहीं बनता है। जो ऑटोमन एम्पायर का एरिया था बाल्कन रीजन, वहाँ पे रिफॉर्म अगर वो स्टार्ट में किए होते तो वहाँ प्रॉब्लम न होता। 18th और 19th सेंचुरी में कंडीशन बहुत सीरियस हो गया था उस एरिया में। वहाँ के जो लोकल थे वो ऑटोमन एम्पायर खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, तो जिसकी वजह से जो कंडीशन था या जो कंडीशन था यहाँ पे बाल्कन एरिया में बहुत एक्सप्लोसिव बन जाता है। तो यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर ने बाल्कन एरिया को रिफॉर्म करने का प्रयास किया, लेकिन उनको बहुत सक्सेस नहीं मिल पाता है। लिखा है ना कि बहुत कम सक्सेस मिलता है। 1 बाय 1 डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग ऑटोमन एम्पायर में जो रहते थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंस करना शुरू कर दिए, और उन्होंने यह प्रूव किया कि पास्ट में जो डिफरेंट आइडेंटिटी के लोग हैं वो कभी उनका अपना कंट्री हुआ करता था, और उसको मेडवल पीरियड में जो मुस्लिम एम्पायर है कब्जा किया हुआ है। सो बेस्ड ऑन देयर पास्ट हिस्ट्री मोस्ट ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ ऑटोमन एम्पायर दे डिक्लेयर्ड द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस। और उस प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो डिफरेंट आइडेंटिटी के लोग थे वो अपने अपने एरिया को और एक्सटेंड करते हैं, तो इससे इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसी बीच क्या होता है, जो यूरोपियन पावर थे जैसे इटली है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड करते हैं, वो बाल्कन एरिया में आ जाते हैं। तो बाल्कन एरिया को वो क्यों कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि बाल्कन एरिया जो है वो ट्रेड रूट पर पड़ता था, या बाल्कन एरिया को मतलब अगर अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो बाल्कन एरिया से वो रिसोर्स बहुत गेन कर सकते हैं। तो बेसिकली यूरोपियन पावर हैव देयर ओन रीजन रिगार्डिंग कंट्रोलिंग द बाल्कन रीजन। तो यूरोपियन पावर के आपस में कंपटीशन होते हैं टू कंट्रोल द दिस वास्ट एंड दिस प्रेसियस रीजन, एंड दिस रिजल्टेड द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और आप सभी लोग जानते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस तरह से यूरोप को डिस्ट्रक्शन और डिजास्टर फेस करना पड़ा हुआ था। तो बेसिकली आप देखेंगे नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि नेशनलिज्म की वजह से जो यूरोपियन कंट्री थे वो इंस्पायर होते हैं, वो डिजायर्ड होते हैं अदर एरिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए। तो बाल्कन वाले में वहाँ पे टेंशन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग थे, यूरोपियन पावर वहाँ पे एंटर कर जाते हैं, और जो ऑटोमन एम्पायर थे उन्होंने टाइमली रिफॉर्म नहीं किया था, जिसकी वजह से बाल्कन एरिया में कई सारे टेंशन या प्रॉब्लम्स होते हैं आपके अनरिजॉल्व होते हैं, अनएड्रेस्ड होते हैं। तो ये आपका ये पॉइंट जो है या ये टॉपिक जो है यहाँ पे इसी के साथ कनेक्टेड रहेगा। लास्ट में आपका जो पॉइंट लिखा हुआ है कि नेशनलिज्म अलाइंड विथ इम्पीरियलिज्म, इसका मतलब क्या होता है कि नेशनलिज्म की वजह से ही द आइडिया ऑफ इम्पीरियलिज्म डेवलप होता है। तो जो यूरोपियन कंट्री थे यहाँ इसके बारे में लिखा हुआ है, जैसे जर्मनी है या फ्रांस है या इटली है, जब वहाँ के जो नेशनलिस्ट थे अपने कंट्री को नेशन स्टेट बनाते हैं, अपने कंट्री में यूनिफॉर्मिटी लाते हैं, उसके बाद वो इंटरेस्ट लेते हैं कि हम अब अदर एरिया में प्रभाव डालें। तो उसकी वजह से जो कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से यूरोपियन पावर के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा ये जो यूरोपियन पावर थे इन्होंने बहुत सारे कंट्री को कॉलोनाइज्ड किया था, इम्पीरियल डोमिनेशन किया था, मतलब अदर कंट्री कंट्रोल्ड बाय दीज यूरोपियन पावर। तो जिससे इंडिया में हमने देखा है कि इंडिया के जो लोग थे तो उन्होंने एंटी इम्पीरियल आंदोलन शुरू किए थे, मतलब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन शुरू किए थे। तो हमने यहाँ पे जो हम उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमने यहाँ से हटा करके नेशन स्टेट बनाया है ना। तो बेसिकली आपका ये जो पॉइंट है आपका जो मेन यहाँ रहेगा ऑटोमन एम्पायर से, तो जो हमने अभी ऊपर एक्सप्लेनेशंस किए हुए हैं उसको अगर आप अच्छे समझेंगे तो ये वाला हिस्सा आप आसानी से कवर कर सकते हैं।